कमला नेहरू का जन्म दिल्ली में हुआ था। वह एक कश्मीरी परिवार में पैदा हुई थीं। उन दिनों लड़कियों को घर से बाहर निकलने की स्वतंत्रता नहीं थी। इसी कारण से उन्होंने घर में ही रहकर बहुत थोड़ी सी पढ़ाई की थी, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर वह घर से बाहर भी निकली, स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जेल यात्राएं भी की। आइए सुनते हैं मीरा जैन की लिखी कहानी कमला नेहरू। उन दिनों कमला नेहरू गाँव-गाँव घूमकर स्वदेशी प्रचार करती थी। वे गाँव में घर घर जाती, स्त्रियों से मिलती और उन्हें समझाती अपने देश का ही बना हुआ कपड़ा पहनना चाहिए, इससे देश की गरीबी दूर होगी और अपने देश का धन अपने देश में ही रह जाएगा। कमला नेहरू में देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी। वे देशभक्ति में अपने शरीर, स्वास्थ्य और सुखों को भी भूल जाती थीं। उन्होंने अपने आप को देश के चरणों में न्यौछावर कर दिया था। देश की स्वतंत्रता के लिए गाँव-गाँव पैदल घूमती थीं। धूप और शीत की रंच मात्र भी परवाह नहीं करती थीं। वर्षा के पानी में भीगती, पर स्वदेशी और खद्दर के प्रचार के लिए गाँव में जाना बंद न करती थीं। कमला नेहरू को केवल अपने ही विदेशी कपड़े जलाने से संतोष नहीं होता था। वे घर घर जाकर विदेशी कपड़े इकट्ठे किया करती थीं और उन्हें एक जगह जला देती थीं। विदेशी कपड़ों की होली जलाने के साथ ही साथ स्वदेशी का प्रचार भी करती थीं। स्त्रियों से कहा करती थीं, सबको चरखा चलाना व सूत काटना आना चाहिए और अपने हाथों के कते हुए सूत का कपड़ा पहनना चाहिए। सन 1932 में स्वतंत्रता आंदोलन की आंधी बड़े जोरों से चल पड़ी। कमला जी ने आंदोलन में भाग लिया। उन्होंने आंदोलन में भाग लेकर दो बड़े महत्वपूर्ण कार्य किए। पहला, स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार, दूसरा, गांव की जनता को कर न देने के लिए तैयार करना। कमला स्वदेशी के प्रचार के लिए विदेशी कपड़ों की दुकानों पर पिकेटिंग करती थीं। वे हर कपड़े की प्रत्येक दुकान पर जाती और दुकानदारों को विदेशी कपड़ा न बेचने के लिए समझाया करती। वे दुकानदारों से मिलकर उनके विदेशी कपड़ों पर सील और मोहर भी लगा देती थीं। इस काम में धूप और शीत की चिंता नहीं करती थीं। ग्रीष्म के दिनों में लू चलती रहती थी, धरती तवे के समान तपती रहती थी और कमला जी दुकानों के सामने पिकेटिंग करती रहती थीं। जो भी उन्हें इस प्रकार से पिकेटिंग करते हुए देखता था, उसके मन में सहानुभूति उत्पन्न हो जाती थी और वह मन ही मन प्रतिज्ञा कर बैठता था कि अब विदेशी कपड़े कभी नहीं खरीदूंगा और न पहनूंगा। कमला जी स्वदेशी कपड़े का प्रचार शहर में ही नहीं, गाँव में भी पैदल घूम घूम कर करती थी। छोटे छोटे बाजारों में, कस्बों में, सभाओं में भाषण देती रहती थी। उनके प्रयत्नों और भाषणों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। इलाहाबाद नगर और जिले के गांव में स्वदेशी का जितना अधिक प्रचार हुआ था, उतना देश के किसी और नगर में नहीं हुआ था। यह कमला जी के परिश्रम का ही परिणाम था। कमला नेहरू आदर्श पत्नी और आदर्श बहू थीं। वे जब तक जीवित रहीं, अपने पति जवाहरलाल जी की देखरेख में बड़ी रुचि लेती रहीं। सदा उनके खाने पीने और कपड़ों का ध्यान रखती थीं। दौरे पर भी उनके साथ साथ जाती थीं। जब उनकी मृत्यु हुई तो नेहरू जी ने बड़े ही दुख भरे शब्दों में कहा था, मेरा जीवन साथी मुझसे छिन गया, मैं अकेला हो गया। जनता के प्यार को पाकर कदाचित मैं इस दुख को भूल सकूं। कमला अपनी सास और ससुर की भी बड़ी सेवा करती थीं। स्वरूपा रानी जब बीमार पड़ी तो स्वयं बीमार होने पर भी कमला उनकी सेवा में जुटी रहती थीं। मोतीलाल को भी अपने पिता समान समझती थीं। उनकी सेवा में अपने को भूल जाती थीं। उनकी मृत्यु से उन्हें इतना गहरा आघात लगा कि वे बीमार पड़ गईं। सास ससुर भी कमला को अपनी आंखों की रोशनी समझती थी। वास्तव में कमला बड़ी दयालु और विशाल हृदया थीं। वे किसी गरीब की दुख भरी बातें सुनते ही द्रवित हो जाती थीं और उसकी सहायता करने के लिए तैयार हो जाती थीं। जिस किसी का हाथ उनके सामने फैलता, कभी खाली नहीं लौटता था। उनकी दयालुता और रहमदिली सारे इलाहाबाद में प्रसिद्ध हो गई थी। एक बार कमला गांव की एक सभा में स्वदेशी पर भाषण कर रही थीं। जब भाषण समाप्त हो गया तो उनके सामने एक वृद्ध उपस्थित हुआ और वह बोला, बिटिया, स्वदेशी तो मैं भी पहनना चाहता हूँ, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं कि मैं स्वदेशी धोती खरीद सकूं। जो धोती पहने हुए हूँ वह विदेशी ही है, न जाने कब यह फटेगी। वृद्ध की ये बात सुनकर कमला जी द्रवित हो उठी और बटुए से कुछ रुपए निकालकर वृद्ध को देती हुई बोली, बाबा जाओ, इन रुपयों से स्वदेशी धोती खरीद लो। उनकी दयालुता के अनेकों किस्से हैं। एक बार जब बाजार की सभा में भाषण दे रही थी तो उनके सामने एक स्त्री पहुंची जो फटे कपड़े पहने हुई थी और अपने गोद में एक छोटा सा बालक लिए हुई थी। स्त्री ने बड़े ही करुण स्वर में कहा, रानी जी, आप स्वदेशी का प्रचार कर रही हैं, पर मैं तो भूखों मर रही हूँ। आज 2 दिन हो गए, मुझे कुछ भी खाना नहीं मिला। आप तो कोई ऐसा उपाय कर दीजिए जिससे हम गरीबों को रोज भरपेट खाना मिल सके। उसकी बातें सुनकर कमला जी द्रवित हो उठी। उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने बटुए से कुछ रुपए निकालकर
उस स्त्री को देने चाहे, पर वह बिना रुपए लिए ही उन्हें आशीर्वाद देती हुई चली गई। कमला जी इस घटना को भूल न सकी और उन्होंने इसका जिक्र नेहरू जी से भी किया। कमला जी आनंद भवन की शोभा थी। वे जब तक जीवित रहीं, आनंद भवन में सदा बसंत छाया रहा। उनके संसार से जाने के पश्चात आनंद भवन उजड़ सा गया। बाद में वह तीर्थ सा अवश्य बन गया, पर उसमें ऐसी चहल पहल देखने को नहीं मिलती थी जो कमला जी के जीवन काल में थी। कमला का जन्म सन 1900 के लगभग दिल्ली में हुआ था। उनके पिता का नाम जवाहरलाल कौल था। वे एक बड़े प्रसिद्ध व्यापारी थे। उनकी 2 संतानें हुई थीं, एक पुत्री और एक पुत्र। पुत्र का नाम कैलाशनाथ था। वे बड़े होकर सीतापुर में जाकर रहने लगे थे। कमला का पालन पोषण बड़े ही प्यार के साथ हुआ, पर उनकी शिक्षा दीक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया। इसका कारण यह था कि उन दिनों कश्मीरियों में पर्दे की प्रथा बड़ी अधिक थी। लड़कियों को पढ़ाने लिखाने का रिवाज बहुत कम था। कमला जो कुछ भी पढ़ सकी घर पर ही पढ़ सकी। 7 वर्ष की अवस्था में कमला जी अपने निकट के एक रिश्तेदार के यहाँ इलाहाबाद चली गयी। उनके वो रिश्तेदार जॉर्ज टाउन में रहते थे। वहाँ भी उनकी पढ़ाई लिखाई की ओर ध्यान नहीं दिया गया। वे घर पर ही पढ़कर हिंदी, उर्दू और साधारण अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त कर सकी थी। सन 1916 में कमला का विवाह जवाहरलाल नेहरू के साथ बड़ी ही धूमधाम से संपन्न हुआ। कमला जी आनंद भवन में जाकर रहने लगी। उन्होंने थोड़े ही दिनों में अपने गुणों से सबको मुक्त कर लिया। 1 वर्ष पश्चात 19 नवंबर 1917 को कमला ने एक पुत्री को जन्म दिया। उनकी वही पुत्री इंदिरा थी, जो भारत के प्रधानमंत्री पद पर 17 वर्षों तक बनी रहीं। 7 वर्ष पश्चात सन 1924 में एक पुत्र भी पैदा हुआ, जो केवल 3 दिनों तक ही जीवित रह सका। सन 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था। गांधी जी उस हत्याकांड में क्षुब्ध हो उठे। उन्होंने असहयोग आंदोलन की घोषणा कर दी। मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू ने भी आंदोलन में भाग लिया। फलस्वरूप वे दोनों गिरफ्तार हो गए और उन्हें जेल की सजा हो गई। कमला के हृदय पर भी असहयोग आंदोलन का प्रभाव पड़ा। वे भी आंदोलन में सम्मिलित हुई। उन्होंने विदेशी कपड़ों की होलियां जलाई, गिरफ्तार हुई और उन्हें भी सजा हो गई। असहयोग आंदोलन जब बंद हुआ तो सभी लोग जेल से छोड़ दिए गए। 1924 के बाद वे बीमार पड़ गयीं। धीरे धीरे उनकी बीमारी ने उग्र रूप धारण कर लिया। इलाज के लिए उन्हें स्विट्जरलैंड ले जाया गया। उनके साथ इंदिरा भी वहाँ गई थी। कुछ दिनों बाद श्री नेहरू भी वहाँ पहुँच गए। कई महीनों की चिकित्सा के बाद कमला जी भली चंगी हो गयीं। उन्होंने नेहरू के साथ यूरोप के कई अन्य देशों का भी भ्रमण किया। सन 1930 में नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। मोतीलाल और जवाहरलाल ने भी सत्याग्रह में भाग लिया। फलतः पिता और पुत्र दोनों पकड़े गए। दोनों को जेल भेज दिया गया। कमला भी पुनः स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ी। उन्होंने बार बार नमक बनाकर कानून को तोड़ा। जनता को भी नमक कानून तोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। कई सभाओं में भाषण देकर अंग्रेज सरकार के अत्याचारों की खूब निंदा की। इन दिनों उनका स्वास्थ्य बहुत ही खराब था, फिर भी वह बराबर नमक कानून का विरोध करती ही रहीं। जब आंदोलन काफी दिनों तक चलता रहा तो कांग्रेस और सरकार में समझौते की बातें चलने लगी, अतः सत्याग्रह बंद कर दिया गया। सभी नेता और कार्यकर्ता जेल से छोड़ दिए गए। गांधी जी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित होने के लिए लंदन गए, पर समझौता नहीं हो सका। गांधी जब लंदन से लौट रहे थे तो उन्हें जहाज पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। फल यह हुआ कि आंदोलन की आंधी फिर तीव्र गति से चल पड़ी। मोतीलाल और जवाहरलाल नेहरू फिर गिरफ्तार किए गए। मोतीलाल को 6 महीने और नेहरू को 2 वर्ष की सजा दी गई। कमला ने भी आंदोलन में भाग लिया। उन्होंने बड़े बड़े जुलूसों का संचालन किया, बड़ी बड़ी सभाओं में भाषण दिए। परिणाम स्वरूप वे भी गिरफ्तार हुई। उन्हें 3 मास की सजा देकर लखनऊ जेल भेज दिया गया। इस बीच में मोतीलाल जी बीमार पड़ गए। उनकी हालत जब अधिक चिंताजनक हो गई तो उन्हें जेल से छोड़ दिया गया। प्रयाग में उनका इलाज होने लगा, पर बीमारी दिनों दिन बढ़ती ही गई। जब हालत बहुत अधिक खराब हो गई तो नेहरू और कमला को भी छोड़ दिया गया। उन्हें बचाने के लिए भरसक उपाय किए गए, पर कोई भी लाभ नहीं हुआ। वे सारे देश को शोक सागर में डुबोकर संसार से चले गए। मोतीलाल नेहरू की मृत्यु के पश्चात नेहरू तो जेल चले गए, पर कमला कांग्रेस के कामों में पुनः लग गयी। इन्हीं दिनों उन्होंने बम्बई जाकर कार्य समिति की सदस्य के रूप में एक बड़े जुलूस का नेतृत्व किया। उनके साथ पंडित मदन मोहन मालवीय जी भी थे। बम्बई से लौटने पर कमला जी का स्वास्थ्य खराब हो गया। उनके पुराने रोग तपेदिक ने उन पर पुनः आक्रमण किया। उधर जब श्री नेहरू जी जेल से लौटे, कलकत्ता में एक भाषण के अभियोग में उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया। इन सभी घटनाओं का भी कमला के स्वास्थ्य पर बहुत अधिक बुरा प्रभाव पड़ा। अब उनकी बीमारी कम होती दिखाई नहीं पड़ी तो उन्हें चिकित्सा के लिए भुआली ले जाया गया। उन दिनों नेहरू
नेहरू अल्मोड़ा की जेल में थी। जब भुआली में कमला जी के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ तो उन्हें जर्मनी ले जाया गया। कुछ दिनों के बाद वे जर्मनी से स्विट्जरलैंड गईं। वहां जब उनकी हालत चिंताजनक हो गई तो नेहरू को जेल से छोड़ दिया गया। वे जेल से छूटते ही विमान द्वारा स्विट्जरलैंड जा पहुंचे। कमला जी को बचाने की भरसक चेष्टा की गई पर वे बच नहीं सकी। वे 28 फरवरी 1936 को सबको आंसुओं में डुबोकर संसार से चली गईं। कमला जी का दाह संस्कार स्विट्जरलैंड में ही किया गया था। नेहरू उनके फूल इलाहाबाद ले आए। उन्होंने उन्हें लाखों मनुष्यों के साथ त्रिवेणी में विसर्जित करा दिया। कमला जी एक महान देशभक्त, आदर्श पत्नी, आदर्श माँ, आदर्श सेविका और आदर्श संगठन संचालिका थीं। भारत के लोग उन्हें युगों युगों तक याद रखेंगे। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। आप ऐसी ही और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। नवीनतम कहानियों के लिए घंटी के बटन को दबाएं। कमेंट अवश्य करें। आपका कोई सुझाव है या फिर कोई विशेष कहानी सुनना चाहते हैं तो वह भी कमेंट बॉक्स में लिखें।